नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उष्मा का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ। इस वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उष्मा के टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं उष्मा से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित हुए हैं। अगला इंपॉर्टेंट यानी कि पहला प्रश्न हमारा है हीट यानी कि उष्मा का एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रक आपका होगा जूल, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। जो जूल होता है वह इस उष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, उष्मा का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है जूल। वहीं उष्मा का हम सीजीएस पद्धति मात्रक की अगर हम बात करें तो उष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है कैलोरी। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों ही उष्मा के मात्रक है, परंतु जो जूल है उष्मा का एसआई मात्रक है और जो कैलोरी है वह सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक जूल में कितने कैलोरी, मतलब एक जूल कितने कैलोरी के बराबर यानी कि समतुल्य होती है? तो एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो एक जूल में आपका होता है 0.04 कैलोरी। तो आप इसे याद है कि 0.04 कैलोरी होती है किसमें, कितने में? तो एक जूल में आपकी होती है 0.04 कैलोरी। और वहीं एक कैलोरी की अगर हम बात करें तो एक कैलोरी में कितना होता है? तो एक कैलोरी में होता है 4.186 जूल। तो दोनों आपको याद रखना है, एक कैलोरी में आपका होता है 4.186 जूल और एक जूल में आपका होता है 0.24 कैलोरी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ताप यानी कि टेम्परेचर के मात्रक कौन कौन से हैं? तो टेम्परेचर के मात्रक इसमें से कौन कौन से हैं? तो सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर का मात्रक होता है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का मात्रक होता है, केल्विन भी टेम्परेचर का मात्रक होता है। यानी उपयुक्त सभी जो हैं ये तीनों जो हैं ये जो हैं ताप यानी कि टेम्परेचर के मात्रक होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इसमें से जो केल्विन है यह टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, किसी द्रव में अशुद्धियों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा या स्थिर रहेगा या घट जाएगा? तो कोई लिक्विड है यानी कि कोई द्रव है, अगर उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं तो उस जल का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही है, किसी द्रव में अशुद्धियों को मिलाने पर उस द्रव का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? यहाँ पे न्यूनतम संभव ताप की बात, मतलब किसी भी वस्तु का सबसे न्यूनतम, सबसे मतलब लास्ट तापमान क्या हो सकता है? तो यह तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह क्या होता है? किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे आखिरी संभव ताप यह माना जाता है। इसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो इसे भी आप याद रखिएगा, तथा यह किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम संभव तापमान होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान हेतु उपयुक्त है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापने के लिए कौन सा टेम्परेचर उपयुक्त होता है? तो पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। जो पूर्ण विकिरण थर्मामीटर होता है वह 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने हेतु उपयुक्त होता है, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में मान लीजिए परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कोई सॉलिड है, अगर वह लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे उस पदार्थ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो आप इसे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है
अगर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस पदार्थ का हम मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उस पदार्थ का हम गलनांक कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रवित पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की, कोई लिक्विड है आपका, मान लीजिए कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, अगर वह ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस पदार्थ का हम हिमांक कहते हैं यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका कारण क्या है बताइए। तो आपने देखा होगा जो भाप से हाथ जलता है उससे हमें अधिक दर्द का अनुभव होता है अपेक्षाकृत उबलते जल से हाथ जलने पर। इसका कारण क्या होता है कि जो भाप होती है उसमें जो गुप्त ऊष्मा होती है वह सर्वाधिक होती है, यानी भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक पाए जाने के कारण जो है भाप से अगर मान लीजिए हाथ आपका जलता है तो उससे दर्द का अनुभव अधिक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ यह भी कई बार एग्जाम पूछा गया कि 1 ग्राम वाष्प में कितनी गुप्त ऊष्मा होती है। तो 1 ग्राम जो आपकी वाष्प होती है उसमें लगभग 540 कैलोरी, कितनी, तो 540 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। तो ये लगातार 100 बार से ज़्यादा एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, 100 बार से ज़्यादा, कि यह जो वह कौन सा डिग्री है जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो तापक्रम होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, दोनों समान होते हैं। तो -40 डिग्री पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों समान होते हैं, मतलब चाहे -40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर का ताप कितना होता है, तो -98.4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप होता है यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा, तो -98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वही सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 37 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 36.9 डिग्री मैंने आपको बताया था, तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम संभव जो तापमान होता है उसको हम कहते हैं परम शून्य ताप, तथा यह कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस का जो ताप होता है वह परम शून्य ताप कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब बर्फ पिघलती है तब निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब बर्फ पिघलती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। तो जब मान लीजिए बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, यानी ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। अगला प्रश्न हमारा है, थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो थर्मोस्टेट होता है इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है तापमान को, टेम्परेचर को स्थिर रखने में। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है, तापमान यानी कि टेम्परेचर को स्थिर रखने में थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो हमारे फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इसमें थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है तापमान को स्थिर रखने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए मतलब सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो एक रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो माना गया है 4 डिग्री सेल्सियस का, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। एक रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थों को 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि हवा का अगर टेम्परेचर बढ़ता है
तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वह भी बढ़ती है। यानी ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। कैसे? तो आप याद रखिए, मान लीजिए जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वाष्पीकरण की दर होती है, जो वाष्पीकरण की दर होती है वो भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण से वाष्पीकरण से जो है जल जो है भाप बन के हवा में जाके मिल जाता है, जिस कारण से जो है हवा में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगती है। तो यही कारण होता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो जलवाष्प होती जाके हवा में मिल जाती है। इसी कारण से जब भी हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है हवा की। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित यानी कि जिसको हम एसी कहते हैं, क्या नियंत्रित करता है? तो एसी जो होता है, जो एयर कंडीशनर होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वातानुकूलित होता है, यह क्या नियंत्रित करता है? तो यह आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी कि आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है वातानुकूलित यानी कि एसी यानी कि एयर कंडीशनर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप याद रखिएगा, जितनी अधिक आपकी आर्द्रता होगी उतना ही देरी से कपड़ा सूखेगा। यानी कि नमी हवा में जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही देरी से आपका कपड़ा सूखेगा, और नमी यानी कि आर्द्रता जितनी ही कम रहेगी उतने ही कम समय में आपका कपड़ा सूख जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, यानी 20% आर्द्रता और 60% टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा रहे और नमी जब कम रहेगी उस स्थिति में जो कपड़ा है आपका जल्दी सूखेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, टेम्परेचर अधिक रहना चाहिए और आर्द्रता कम रहनी चाहिए, तभी आपका जो कपड़ा है वह जल्दी सूखेगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है और आर्द्रता बहुत ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में जो कपड़ा है काफ़ी देरी से सूखता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो मैंने आपको बताया था, किसी भी द्रव में अगर मान लीजिए कोई इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो उस परिस्थिति में जो जल का क्वथनांक है वह बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु जो है घट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, इसका कारण क्या है? तो आपने देखा होगा, गर्म मौसम में पंखा जब चलता है तो हमें आराम महसूस हो। इसका कारण क्या होता है कि हमारा जो पसीना आता है वो तेज़ी से हमारे शरीर से वाष्पीकृत होने लगता है, जिसके कारण से हमें आराम का अनुभव होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो आपने देखा होगा, जो मिट्टी का घड़ा होता है, इस प्रकार से मान लीजिए मिट्टी का आपका घड़ा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे यह मान लीजिए आपका मिट्टी का घड़ा हो गया है। तो इसमें आप देखे होंगे इसकी जो बाहरी लेयर होती है इसमें छोटे छोटे असंख्य मात्रा में जो है छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे। इसी छिद्रों की मदद से जो है पानी घड़े से रिसता रहता है, जिस कारण से घड़े की जो ये सतह होती है यह हमेशा गीली बनी रहती है और इस सतह पे पानी जो निकलता रहता है उसका वाष्पीकरण भी होता रहता है, जिस कारण से जो है अंदर घड़े का जो जल है ठंडा बना रहता है। तो इसे आप याद रखिएगा, वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके अंदर का जल ठंडा बना रहता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, इसका कारण क्या है? तो आपने देखा होगा, जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जो है भोजन जो होता है, जो खाना होता है वह कम समय में तैयार हो जाता है। इसका कारण क्या माना गया है? तो प्रेशर कुकर में जो है भोजन जल्दी तैयार होने का इसका कारण क्या होता है? जो है जल का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही है, कि जल का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है जल उबलने लगता है, इस कारण से जो है भोजन जो है जल्दी पक जाता है। तो इसी कारण से प्रेशर कुकर में जो है भोजन जल्दी पकता है, क्योंकि जो जल का क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा? तो जल युक्त ग्लास में जब तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जो पिघल जाता है तो उसका मतलब जल का जो स्तर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका है हमारा सी बिल्कुल सही, नहीं कि वही रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जल का जो घनत्व है वह अधिकतम कब देखा जाता है? तो जल का जो घनत्व है वह अधिकतम देखा गया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो घनत्व है वह अधिकतम होता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जल का जो आयतन है वह न्यूनतम होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, जल का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होता है और जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उष्मा के टॉपिक से रिलेटेड हमने उसको कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।